Assalamu alaikum dear students, welcome to Physics Hub with Aisha. I'm back with the applications of Gauss's law. आज हम applications को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, सबसे पहले जो आपकी बुक में यहाँ पे अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले हम इन इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. आपके एप्लीकेशंस के तौर पे बेसिकली दो एप्लीकेशंस गिवन हैं आपकी बुक में. पहली एप्लीकेशन है फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और दूसरी एप्लीकेशन है फॉर ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स. यहाँ पर इंफॉर्मेशन के तौर पे जो आपको इस पेज में दिया गया है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपको मैंने स्टार्ट में जब हमने जस्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि जब भी आपके पास कोई कंडक्टर होगा, चाहे वो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के लिए आप कंडक्टर्स ले रहे हों, या फिर आप कोई स्फीयर ले रहे हों, या फिर आप कोई शीट ऑफ चार्ज ले रहे हों, जैसे भी आपका कंडक्टर मौजूद है जो कि किसी चार्जेस को स्टोर कर रहा है. सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. यहाँ पर सपोज के पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं. तो ये चार्ज कहाँ पर रिजाइड करेगा? दिस चार्ज विल ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस. ये हमेशा सरफेस पर होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज कभी कंडक्टर के अंदर चला जाए. चार्ज हमेशा सरफेस पर होगा, कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकता चार्ज. ठीक है, ये पॉइंट आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस. ठीक है. अच्छा, अब मुख्तलिफ कंडीशंस अगर हो, सपोज के हमसे पूछा जाए कि एक कंडक्टर है जो कि किसी भी सपोज के शेप का हो सकता है. हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज वी टेक दिस स्फीयर टू बी ए कंडक्टर जिस पर कोई चार्ज मौजूद है. Let the total charge on this sphere be represented by capital Q. इस पर capital Q चार्ज है सपोज, जो कि इन तमाम चार्जेस का एडेड सम है. ठीक है, हमसे ये कहा जाए कि there is a point P inside this sphere और आप inside इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास एप्लीकेशंस ही टॉपिक है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ. चाहे हम कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ें, उसका तरीका एक ही है. तरीका क्या है? पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे. डेफिनेशन किस चीज की? फ्लक्स की. उसके बाद फिर हम गॉसेस लॉ की तरफ आएंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग तरीकों से आप सेम फ्लक्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या था? ई और ए का डॉट प्रोडक्ट, जिसमें ए क्या है? दिस इज द वेक्टर एरिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. अच्छा, बाय गॉसेस लॉ द सेम फ्लक्स, ठीक है, जो कि आप इस तरीके से निकालें चाहे आप इस तरीके से निकालें, दिस वाज Q बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन Q कौन सा? विच इज एनक्लोज्ड. किससे? उस क्लोज्ड सरफेस से, एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. अच्छा, अब गॉसियन सरफेस हमें कैसे लेना होगा? जो पॉइंट आपका अंडर कंसिडरेशन है, जिस पर आपको E की वैल्यू निकालनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है. अब गॉसियन सरफेस को ऐसे कंसिडर करें, यानी उस क्लोज सरफेस को जो कि उस पॉइंट में से पास हो रहा हो जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो हमने सिमेट्री को देखते हुए एक स्फेरिकल यहाँ पे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, जिसमें से P पॉइंट जो है, पॉइंट P, इसमें से ये सरफेस पास हो रहा है. अच्छा, अब आप देखें क्या चार्ज Q इस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है या बाहर मौजूद है. हमने करना क्या था? इन दोनों को इक्वेट करना है, जो दो अलग अलग तरीकों से आपको मिले. सो वी हैव A cos theta equals Q by epsilon naught, but which Q? Which is enclosed by the Gaussian surface. तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस तो किसी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा. इट मीन्स दिस इज जीरो. यहाँ पे a cos थीटा भी दूसरी साइड पे आके जीरो के डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो एनीथिंग which is divided by zero
you will get 0 for that. So we have E equals 0. इसका मतलब हुआ there is not any field present inside a charged conductor, क्योंकि charge will always reside at the surface. ये हमेशा surface के ऊपर reside करेगा, अंदर तो कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है. अगर अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है इसका मतलब है अंदर किसी किस्म की कोई फील्ड मौजूद नहीं है. सो हेंस E equals 0 inside a conductor. ठीक है. अगर आप बाहर बात करते हैं, अब आप एक पॉइंट ले लेते हैं बाहर, तो उसके लिए वही कंडीशन वैलिड हो जाएगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. सपोज दिस टाइम पॉइंट P is not inside this spherical charged conductor but the point is outside. ठीक है. अब पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड है. सपोज पॉइंट P इधर है. हम क्या करेंगे? दोबारा से गॉसियन सरफेस कंसिडर किया. गॉसियन सरफेस की सिमेट्री हमारे चार्ज्ड बॉडी के साथ सिमिलर होनी चाहिए, लाइक इट शुड बी सिमेट्रिकल. ठीक है. तो हमने यहाँ पे एक स्फेयर कंसिडर कर लिया जो कि इस पॉइंट में से पास हो रहा है. अच्छा, अब आप देखें ये कितने चार्ज को इनक्लोज कर रहा है? क्यू चार्ज को इनक्लोज कर रहा है. तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? E कितनी होगी? लेट्स फाइंड आउट बाय द सेम प्रोसेस. पहले हम डेफिनेशन देखें. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? E डॉट A. ठीक है. देन टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब E डॉट A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये कितना होगा. ठीक है. जाहिर है हमने A को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है. जब हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट करेंगे. वी विल गेट दिस टू बी E into summation of the entire area. और हमें हर एलिमेंट के लिए मिला E और A आपस में 0 डिग्री का एंगल बना रहे थे. आप पिछले मेरे लेक्चर को एक मरतबा जरा रिकॉल कर लें ताकि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए. सो वी हैड E into 4 pi r squared. अच्छा, अब दोनों को हम अगर इक्वेट कर लें आपस में, वी गेट E into 4 pi r squared equals Q by epsilon naught. हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है E. So E will be equal to what? E will be equal to 1 by 4 pi r squared Q by epsilon naught. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं, वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं. 1 by 4 pi epsilon naught Q by r squared, जो कि हमें तो सेम एक्सप्रेशन मिल गई E के लिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ठीक है. तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया जो कि एज एन एप्लीकेशन हमने पढ़ा, लेकिन आपकी बुक में इसको बाकायदा एक एप्लीकेशन के तौर पे नहीं दिया गया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि चार्ज कहाँ रिजाइड होगा और किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर कितना फील्ड होगा, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको यहाँ पे ये पार्ट दिया गया था. सो हमें क्या पता चला कि if we have a charged conductor then there will not be any charge enclosed in that part because charge always reside over the surface, जिसकी वजह से अंदर अगर हम किसी भी पॉइंट को कंसिडर करेंगे there will not be any electric field intensity at that point. चले, अब पहली एप्लीकेशन के तौर पे हम आगे बढ़ते हैं. For electric field intensity due to an infinite sheet of charge. हमारे पास सपोज एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है. ठीक है. दिस इज अ शीट सपोज व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. एक शीट हमने कंसिडर कर ली है कंडक्टर की जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया. ठीक है. अच्छा, अब जहन में रहे कि दिस इज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ताकि हमारे पास जो
इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो एक तरह का हो, साइड्स पे इन्फ्लुएंस ना करे यहाँ की फील्ड को। अब इस पर जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं पर चार्ज कम कहीं पे ज्यादा नहीं है, बल्कि हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इट विल हैव अ फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी, एक कांस्टेंट इसकी चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी हमारे पास होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आप 2 डायमेंशनल सिस्टम ले रहे हैं तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आपके पास एक थिन वायर है तो फिर आप चार्ज पर यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है तो वी आर टेकिंग चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल हमारे पास बॉडी है, तो वी विल टेक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जरा यहाँ पर हम सरफेस ले रहे हैं शीट की सूरत में, ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। सो लेट दिस चार्ज डेंसिटी बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लिया व्हिच इज द चार्ज डेंसिटी। लेट द चार्ज पर यूनिट एरिया बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। हमने कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट एरिया दैट इज क्यू बाय ए। अब सपोज यहां पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पर E की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की सूरत में भी हम देखना चाहेंगे, वैल्यू की सूरत में भी हम देखना चाहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। अच्छा, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने कैसे कंसीडर करना है? इट शुड बी सिमेट्रिकल विद द चार्ज। तो यहाँ पर जो हम शेप कंसीडर करेंगे वो हम ले लेते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप। सपोज दैट वी हैव अ सिलेंडर, ठीक है, और सिलेंडर का जो एरिया है वो उतना ही है जितना अभी हमने कंसीडर किया था यूनिट एरिया, सपोज दैट इज ए, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर दिया। अब हम इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके लिए अगर आप इस क्लोज्ड सरफेस को देखें तो ये कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक ये वाला हिस्सा जो कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रहा है, एक ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और एक ये वाला पार्ट जो सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट है, इसको हम 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। 2 पार्ट्स तो आपके ये हो गए जिस पर आपको कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, और एक पार्ट वो हो गया जो कि कर्व्ड पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें टोटल फ्लक्स लेने के लिए 3 फ्लक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। पार्ट 1 से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, पार्ट 2 से कितना गुजर रहा है, और पार्ट 3 से कितना गुजर रहा है, इन तीनों को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके जाहिर है हम जब गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के तौर पे इसको यूज करें तो गॉसेस लॉ को डेफिनेटली यूज करेंगे, बट हम पहले इंडिविजुअली हर पार्ट में से देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पर अगर हम जाएं तो ये तो हमें बताता है कि टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड वेक्टर एरिया। तो इसके लिए पहले तो जरा हम E की डायरेक्शन पहले एनालाइज कर लें, फिर हम A की डायरेक्शन एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम बारी बारी तीनों पार्ट्स का फ्लक्स देख लेते हैं। एज वी हैव अ पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से गुजर रही है आउटवर्ड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी आपको आउटवर्ड लाइंस कुछ इस तरह से इस सूरत में मिलेंगी। अब लेट्स सी
कि हमारे पास जो पार्ट 1, लेट्स नेम इट A1, इस एरिया को मैं A1 नाम दे देती हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। जो पार्ट 2 है इसके एरिया को A2 का नाम दे देते हैं। वो अलग बात है कि हम पहले से ही जानते हैं कि A1 और A2 बिल्कुल बराबर हैं, जिसको हम सिंपली A से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स नेम दिस एरिया एज A3, हम इसको A3 का नाम दे देते हैं। अगर आप यहाँ देखें, A1 का जो वेक्टर एरिया है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, A1 वेक्टर एरिया। A2 वेक्टर एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, सो दिस विल बी द वेक्टर एरिया A2। सो अगर आप E1, चले इसको E1 का नाम दे देते हैं, इसको E2 का नाम दे देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा, ये पहले से ही हम जानते हैं क्योंकि फासला सेम है। बहरहाल अगर E1 और A1 के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब है कि φ1 हमें किसके बराबर मिल जाएगा, E1 डॉट A1 को जब हम ओपन करेंगे we will get E1 A1 cos of 0, so we will get E1 into A1। ठीक है, अच्छा, दिस इज φ1। φ2 की तरफ जरा जाते हैं, φ2 किसके बराबर होगा, E2 डॉट A2, ओपन करेंगे इसको, E2 A2 cos ऑफ 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, ये भी 0 और यहां पर भी थीटा 0, सो वी गेट E2 A2। अच्छा, बट A1 and A2 आर एग्जैक्टली सेम। अगर A1 A2 एग्जैक्टली सेम है तो इसमें से जो आपको E1 मिल रहा है वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, E1 will be exactly equal to E2, so we can simply replace both with E because now we are talking about the magnitude। ठीक है, तो ये भी किसके बराबर हो गया, ये भी हमारे पास बराबर हो गया E इंटू ए के, और ये भी बराबर हो गया E इंटू ए के, बिकॉज एरियाज आर ऑल्सो सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर है दोनों एरियाज पर। अब बचा φ3। अब φ3 के लिए अगर आप देखें, इस एरिया का जो A3 है इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिस विल बी द वेक्टर एरिया A3 परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर परपेंडिकुलर मिल गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दैट। तो अगर एंगल 90 डिग्री है, वी विल हैव E डॉट A3, इसको अब मैं E का नाम दे रही हूँ। ठीक है, आप चाहे E3 का नाम दे दें, चले, एज वी आर कंसिडरिंग φ3, तो वी विल गेट E3 A3 cos of 90, बट cos of 90 equals 0। cos 90 किसके बराबर होता है, ये तो 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब हुआ कि 0 into A3 into E3 we get 0। So the total flux which we obtained as an added sum of φ1, φ2 and φ3, we got E into A plus E into A plus 0। What do we get, we got 2 times E A। ये इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। जहन में रहे कि चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, हम डेफिनेशन को यूज करेंगे पहले और उसके बाद फिर हम गॉसेस लॉ की तरफ जाएंगे। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने फाई की वैल्यू निकाल ली, विच इज 2 टाइम्स ई ए। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है कि you have the total flux through a closed surface equal to total charge enclosed by the surface multiplied by 1 by epsilon naught। So this is the total charge which is enclosed by the surface। अच्छा, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि चार्ज डेंसिटी was चार्ज पर यूनिट एरिया, और हमने उतना ही एरिया सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। यहां से
चार्ज हमें कितना मिल रहा है यहां से, दिस Q इक्वल्स सिग्मा A, ठीक है। अच्छा, जो कि एनक्लोज हो रहा है उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। तो यहां से फाई किसके बराबर हो गया, जब हम Q की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, वी गेट 1/ε0 इंटू सिग्मा A, या फिर सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमें डेफिनेशन से जो फ्लक्स मिल रहा है वो बराबर है 2 टाइम्स ई ए के। गॉसेस लॉ से जो हमें फ्लक्स मिल रहा है वो है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट के। दोनों ही सेम फ्लक्स है लेकिन दो अलग अलग तरीकों से हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब है दोनों आपस में बराबर है। सो लेट्स इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। we have 2EA equals सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये एक कैंसिल हो गया। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू निकालनी थी, तो E किसके बराबर हो जाएगा, E बराबर हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, या फिर हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस तरह से कि इस पर हम एरो लगा देते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड विद द यूनिट वेक्टर। लेट आर बी द यूनिट वेक्टर, आर कैप, लेट दिस बी द यूनिट वेक्टर। तो हम मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को अगर आर कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक है। अब आर कैप किस डायरेक्शन में जाएगा, अब देखिए आपने पॉइंट कंसिडर किया था यहां पर, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है आर कैप इज इन दिस डायरेक्शन। ये ई का यूनिट वेक्टर है। तो हमें फाइनली जो एक्सप्रेशन मिली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमें मिली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब आप अगर देखें, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सिंपली चाहिए आपको चार्ज डेंसिटी, आपको चाहिए परमिटिविटी, ठीक है। अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, अगर आप फ्री स्पेस ले रहे हैं तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दैट्स इट। अगर आप सिग्मा को 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द यूनिट वेक्टर, यू विल गेट द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चले अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड एप्लीकेशन, which is electric field intensity between two oppositely charged parallel plates. Suppose this is a positive charged plate and this is a negatively charged plate, ठीक है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास हो गया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे हम फाइनाइट ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, बल्कि यहाँ पे we will be having a fringing electric field। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि let this be an infinite sheet pair of oppositely charged parallel plates, ठीक है। अच्छा, लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारे पास डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अच्छा, अब हम यहाँ पे सपोज के एक पॉइंट है, द पॉइंट इज पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, वो चाहिए कि हम बहुत ही इजीली इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए एक गॉसियन सरफेस जो कि इस पॉइंट P में से गुजर रहा हो
और हमें इसी सेटअप के अकॉर्डिंगली वो फिगर चाहिए, वो शेप जो है 3 डायमेंशनल वो चाहिए। और दूसरी बात कि हम अपने लिए आसान से आसान मामला करेंगे। सो वी कंसिडर द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। ठीक है, हम एक बॉक्स की सूरत में एक क्यूब कंसिडर कर लें। क्यूब की सूरत में हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है। लेट दिस बी दैट स्पेसिफिक क्यूब। कुछ इस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो इसका एक फेस है वो अपर प्लेट में से गुजर रहा है। क्यों ये कंसिडर कर रहे हैं? ताकि हमारे लिए सिचुएशन बिल्कुल आसान हो जाए और हम बहुत इजीली टोटल फ्लक्स निकाल सकें, क्योंकि जो फेस कंडक्टर के अंदर चला गया उस पर ऑटोमेटिकली फ्लक्स जीरो है, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर ये चार्ज मौजूद नहीं है। जो आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, दिस इज ऑन द सरफेस, नॉट इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पर जाहिर है जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। बाकी हमारे पास बाकी रीजन्स बचे। अगर आप इस क्यूब को एज अ होल कंसिडर करें, ठीक है, तो देयर आर 6 साइड्स इन द बॉक्स। 6 साइड्स होंगे। एक अपर साइड होगा जिसको हमने कंडक्टर के अंदर कंसिडर कर लिया, तो अंडरस्टूड है कि इसमें से फ्लक्स जीरो है। एक लोअर साइड है। अगर आप देखें तो लोअर साइड पे जो फेस है उस पर पॉइंट पी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास बाकी 4 कौन से बचे? जो साइडवेज आप अपने रूम को अगर देखें, एक ऊपर नीचे आपको फेसेस नजर आ रहे हैं, एक आपके लेफ्ट राइट पे नजर आ रहे हैं, एक आपके फ्रंट और बैक पे नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आपको जो साइड के 2 फेसेस हैं, एक तो आपको ये 2 फेसेस मिलेंगे, एक ये फेस और एक इसके बैक का फेस आपको मिलेगा। बल्कि ऐसा करती हूँ मैं, यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ ताकि आपको इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए, एक ये अपर फेस, ये लोअर फेस हो गए। ठीक है, ये फेसेस आपके साइडवेज फेसेस हो गए। एक फेस आपका ये हो गया, एक फेस आपका ये हो गया। तो आपके जो फेसेस हैं, आप देखें, एक फेस आपका ये है जिसको जिसके ऑपोजिट आपको दूसरा साइड यहाँ पर मिलेगा। एक फेस ये हो गया जिसको ये फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 फेसेस हैं। अब आपका जो अपर साइड है वो तो चला गया कंडक्टर के अंदर, तो अंडरस्टूड है कि उसमें से फ्लक्स जीरो है। टोटल फ्लक्स आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6 के जरिए। ठीक है, अपने जहन में रखना है कि 6 फेसेस हैं बेसिकली। अच्छा, अब देखें, ये जो फेस है इसका वेक्टर एरिया किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ जो फेस है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली जो यहाँ पे फेस है इसका वेक्टर एरिया यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन ये ज़ाहिर है फ्रंट की तरफ आएगा, और यहाँ पर जो फेस है वो बैक की तरफ जाएगा। तो अगर आप इसका डायरेक्शन देखें विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया। Similarly, this is also the direction of vector area. तो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये जो फेस है जिस पर पॉइंट पी लाई कर रहा है इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में आएगा। क्या एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, इस फेस के अलावा आपको तमाम फेसेस के लिए फ्लक्स जीरो मिल जाएगा। यहां पर मार्जिन था, लेकिन यहां तो इसको हमने कंडक्टर के अंदर कंसिडर कर लिया, तो यहाँ कोई फ्लक्स मौजूद नहीं है। बाकी तमाम एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम एरिया A1 से लेके A6 कंसिडर कर लें, अच्छा, E की डायरेक्शन सेम है तो E को हम चेंज नहीं करेंगे, एरियाज को हम चेंज कर देते हैं। सो लेट्स φ1 बी E डॉट A1। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये फेस अंदर मौजूद है कंडक्टर के, इसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से E क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एंड वी विल गेट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू बी जीरो। φ2 की तरफ आते हैं। φ2 किसके बराबर होगा? E डॉट
A2, हमने उस एरिया को A2 कंसिडर किया हुआ है फिलहाल. दिस विल बी इक्वल टू E(A2) cos 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है. सो वी हैव E(A2). फाइ 3 किसके बराबर होगा, फाइ 3 बराबर होगा E.A3. हमने देख लिया कि A3 के साथ ये एंगल 90 डिग्री दे रहा है, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, E(A3) cos 90, बट cos 90 इक्वल्स 0, जिसकी वजह से ये फ्लक्स 0 हो गया. सिमिलरली फाइ 4, E.A4, इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री. सो E(A4) cos 90 equals 0. Same is true for 5, exactly same, and same is true for 6. ये भी 0, ठीक है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है. अच्छा, अब टोटल फ्लक्स हमें किसके बराबर मिला. अब आप देखिए, एक ही एरिया हमारा अंडर कंसिडरेशन है. लेट दिस एरिया A2 बी द A. ये किसके बराबर टोटल फ्लक्स देगा, एडेड सम की सूरत में वी गेट 0 प्लस E इंटू A2, जिसकी जगह हमने A पुट कर दिया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0. सो वी गेट E इंटू A. ठीक है, तो फाइ हमारे पास टोटल किसके बराबर मिल गया, EA के बराबर मिल गया. लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन 1. जो फाइ हमें EA के बराबर मिला फ्रॉम द डेफिनेशन, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन 1. ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ, गॉसेस लॉ की डेफिनेशन की तरफ. मैंने आपको बताया कि चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तरीका सेम है. पहले आप गॉसेस लॉ, सॉरी, पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें कि उस गॉसियन सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना गुजर रहा है. फिर आप गॉसेस लॉ को यूज करें और दोनों इक्वेशंस जो आपको बनेगी उनको इक्वेट कर दें. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. गॉसेस लॉ क्या कहता है कि total flux passing through that closed surface must be total charge divided by epsilon naught. अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकालें, चार्ज की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछली कंसिडरेशन हमने की है. यहां पर भी हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म. ठीक है, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. जो चार्ज डेंसिटी है उसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लिया है, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसका मतलब है वी हैव द सेम चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया. तो यहां से चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ Q इन दैट एक्सप्रेशन. लेट्स कंटिन्यू. As the charge density is charge per unit area, which is same because of the uniform charge distribution, so this Q equals sigma A. Now let's put the value in this expression. हम expression 2 में value put कर देते हैं for phi. Phi equals what? We get sigma A by epsilon naught. अब equation 1 भी हमें phi की value दे रहा है, इक्वेशन 3 भी हमें फाइ की वैल्यू दे रहा है, दो अलग अलग तरीकों से. बट एज वी नो दैट द सरफेस इज एग्जैक्टली सेम, व्हिच मींस बोथ द फ्लक्स आर इक्वल टू ईच अदर. सो EA is exactly equal to sigma A by epsilon naught. यहाँ से A कैंसिल हो गया, we are left with E equals sigma by epsilon naught. ये हमें एक्सप्रेशन मिल गई फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना हो तो इस मैग्नीट्यूड को हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम अ वेक्टर. तो हम इस पर एरो लगा देंगे. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वाज द मैग्नीट्यूड, we multiply it with the unit vector. So now this is the representation of electric field intensity at that specific point जिस पर हमें वैल्यू चाहिए थी. चले, आपके ये तो वो वैल्यू हो गई, वो एक्सप्रेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमें एक पॉइंट पे चाहिए थी. अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट्स. ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं. एक आपको चाहिए चार्ज डेंसिटी, दूसरा मीडियम.
तो इसका मतलब है ये चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर तो आपने ज्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया स्टोर किया हुआ है तो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी उस पॉइंट पे। अगर आपने कम चार्ज स्टोर किया हुआ है पर यूनिट एरिया तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। या फिर अगर आप यहाँ पे मीडियम चेंज करते हैं तो मीडियम के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम के लिए आपको परमिटिविटी जो मिलेगी दैट will be more than permittivity of free space। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा मिल जाती है, नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम यू विल गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे इसी पेज पे आपको एक टिप नजर आ रहा है, इसको भी जरा देख लेते हैं कि आप टोटल जो चार्ज है जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर हमने कंसिडर किया हुआ है उसको कैसे लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चार्जेस नजर आ रहे हैं। ये आपको गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, ठीक है। एक चार्ज आपको दिया गया है -4 माइक्रोकूलम, दूसरा आपको 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव में, और तीसरा आपको +5 माइक्रोकूलम, इसको भी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे +3 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है। सपोज कि आपको फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपके कौन कौन से चार्जेस इस सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर हैं। जो बाहर है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो चार्जेस के लिए कंसिडर ही नहीं होंगे, क्योंकि हमें गॉसेस लॉ कहता है कि सिंपली चार्जेस एनक्लोज्ड को आप डिवाइड करें विद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे फ्री स्पेस है, कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो अब एनक्लोज्ड कौन कौन से चार्जेस है? एक आपका है -4 माइक्रोकूलम, एक आपका है +2 माइक्रोकूलम, एक आपका है 5 माइक्रोकूलम। इसको डिवाइड करें आप 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से, ठीक है। तो हमें जो फ्लक्स मिला वो क्या मिला? 3.4 कैलकुलेशंस के बाद आपकी बुक में ही आपको सामने नजर आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻5। अच्छा, अब यूनिट क्या लगाए? आपकी बुक में सामने ही कैलकुलेशंस हुई हुई है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हम यूनिट क्या लगाएंगे? आपको जो डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हमें एक एक्सप्रेशन मिली थी E.A, इसको हमने ओपन किया था E.A cos थीटा से। तो यहाँ पर जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज नजर आ रही है उन्हीं के यूनिट्स पुट करते हैं। ज़ाहिर है cos थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द टू साइड्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका जो यूनिट है वो तो कैंसिल हो गया। E और A के यूनिट्स हमें यहाँ पे पुट करने हैं। तो E का यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम। अगर आप याद करें, वी हैड द यूनिट फॉर E टू बी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स बराबर था, बल्कि E की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, E की एक्सप्रेशन लिख देते हैं, E बराबर था F/Q0, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या हो गया था? न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर हमने E की जगह क्या पुट कर दिया? न्यूटन पर कूलम। A की जगह क्या पुट करें? इसका ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, सो वी गेट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको यहाँ पे यूनिट क्या मिल गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चले, ये हमारी एप्लीकेशंस थी गॉसेस लॉ की। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।